Good morning, students. Today we are going to discuss about another topic of zoology, that is amniocentesis. जैसे कि हमें पता है, जब भी साइंस ने हमें कोई इन्वेंशन दी है, उस इन्वेंशन के साथ दो एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, एक प्रोज, दूसरा कॉन्स. इस टेक्निक के प्रोज ये थे कि इस टेक्निक के थ्रू हम माँ के गर्भ में पल रहे हुए बच्चे की हेल्थ स्टेटस जान सकते हैं. हम ये पता कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा एबनॉर्मल है, क्या उसमें कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं, और क्या वो बच्चा नॉर्मल है. बेस्ड ऑन द रिजल्ट पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो बच्चा चाहिए या नहीं. बिकॉज एबनॉर्मल बच्चा जो है, जिसमें न्यूरल ट्यूब ना बनी हो या कोई और एबनॉर्मलिटी हो, वो पेरेंट्स के लिए एज ए बर्डन ही एक्ट करेगा. दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. सो पेरेंट कैन डिसाइड विद लीगल प्रोसीजर एंड कैन अबॉर्ट. हाउएवर, इसका डीमेरिट ये था कि इस टेक्निक के थ्रू माँ के गर्भ में पले हुए बच्चे की सेक्स डिटर्मिनेशन भी की जा सकती है. सिंस इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया फीमेल चाइल्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, तो वहाँ ये टेक्निक जो है इसका नेगेटिव यूज़ किया जाता है. माँ के घर में पता किया जाता है कि वो जो बच्चा है वो फीमेल है, और अगर वो फीमेल है तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता था. सो दैट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस. तो ये क्या है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है. इसी को नज़र रखते हुए इंडिया में ये टेक्निक टोटली बैंड है. चाहे आप पॉजिटिव वे से यूज़ कर रहे हैं चाहे नेगेटिव वे से, it is totally banned. Now, come to the topic. What is amniocentesis? Amniocentesis is a medical procedure used in prenatal diagnosis of chromosomal abnormality, fetal infection and sex determination. So, यहाँ से तीन जो मेन वर्ड है जिसके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा. फर्स्ट इज़ कि ये ऐसी टेक्निक है जिससे प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है. प्रीनेटल मीन अ चाइल्ड विच इज स्टिल इन द वोम ऑफ द मदर, जिसने अभी जन्म नहीं लिया. और उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कि क्या उसके क्रोमोसोम नंबर सेम है या कुछ उल्टे सीधे हैं, ज़्यादा हैं या कम है, और फिटल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगी, उसे देखने के लिए. एंड द लास्ट इज सेक्स को डिटरमिन करने के लिए. अब इस टेक्निक में हम किस चीज़ को लेते हैं? जैसे कि हमें पता है कि जो फीटस है इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड. एज आई हैव रिटन, द फीटस इज सराउंडेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड दैट कंटेन फीटल सेल एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज अल्फा फीटोप्रोटीन produced by the fetal liver. It also protects the fetus from any mechanical injury and help in regulating the temperature of the fetus. The cell and the substances present in the amniotic fluid provide important information about the baby health before birth. So, it means जो amniotic fluid के सेल को हम निकालें तो उससे हम ये भी देख सकते हैं कि बेबी के ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उसका सेक्स भी डिटरमिन कर सकते हैं. और ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं इसका रोल क्या है, दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड का रोल क्या है. एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बच्चे को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज ये जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है. नो, व्हाई वी नीड टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस? जैसे कि मैंने पहले बोला, इस टेक्निक की ज़रूरत इसलिए थी सो डैट वी कैन डायग्नोज द प्रीनेटल चाइल्ड लाई इन द वोम ऑफ द मदर. क्या डायग्नोज करना चाहते हैं? उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई और उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटू सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा एज द नंबर ऑफ द नेम ऑफ द डिजीज गिवन इन द स्लाइड. नो, व्हाट इज द प्रोसीजर? किस प्रोसीजर के थ्रू हम ये सारा कुछ डिटेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये प्रोसीजर ही इम्प्लीमेंट करते हैं जब वुमेन जो प्रेग्नेंट है वो किस वीक की हो, 15 से ज़्यादा और मोस्टली 20 वीक से कम. इससे पहले कि हम टेक्निक को यूटिलाइज करें, कुछ पैरामीटर्स को हम अकाउंट में लेते हैं, जैसे कि
मदर का ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट रेट ठीक है, ब्रीदिंग रेट ठीक है, और अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करते हैं फीटस को चेक करने के लिए कि उसका हार्ट रेट ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा उसका ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड उसका ठीक है, एंड एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम अपने अकाउंट में लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीजर। ठीक है, इन पैरामीटर्स को ध्यान से आप लोगों ने पेन डाउन करना है। सो आफ्टर जब हमें ये पता चल जाता है कि ये सारे पैरामीटर नॉर्मल है, मदर भी ठीक है, अंदर बच्चा भी ठीक है, सो हम अगले स्टेप में मूव करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो नीडल को गाइड कर सके कि कहाँ से हमने जो है एमनियोटिक फ्लूइड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा देते हैं और इस तरीके से लेटाते हैं कि उसके जो हैंड है वो हेड के नीचे आए। एब्डोमेन के पेशेंट के एब्डोमेन को क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक के थ्रू, और एक एनेस्थीसिया दी जाता है जो कि फीमेल को पेन ना हो उसके लिए। लॉन्ग थिन जो नीडल होती है, हलो नीडल है, वो पेशेंट मीन प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन में इंसर्ट की जाती है और प्रॉपर गाइडेंस की जाती है थ्रू अल्ट्रासाउंड ताकि वो एमनियोटिक फ्लूइड को रिसीव कर सकें। इस प्रोसेस में हम बार बार बच्चे की प्रीनेटल जो बच्चा है उसकी हार्ट रेट को, ओवरऑल हेल्थ को असेस करते रहते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। नो, ये जो हम सेल निकालते हैं, इन सेल को फिर लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है और लेबॉर्ट्री में कैरोटाइप स्टडी होती है। कैरोटाइप स्टडी में हम डिटेक्ट करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है जहाँ कुछ एबनॉर्मल है। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या रिस्क फैक्टर है? मैटरनल और फीटल हेमोरेज कि हो सकता है कि प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली गई हो, वो नीडल लगाते वक्त या तो मदर को ब्लीडिंग शुरू हो जाए और जो फीटस है वो इंजरी हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन्फेक्शन हो सकता है कि इन्फेक्शन ऑल्दो रेयर कैन अकर आफ्टर amniocentesis. An unchecked infection can lead to severe complication. थर्ड, fetal injury. fetal injury के वैसे बड़े कम चांस होते हैं, बट might be unfortunately fetal injury possible है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने प्रिकॉशन ली थी या नहीं ली थी। कुछ और रिस्क फैक्टर भी हैं जो हम इसे डिस्कस करेंगे। वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं? बिसाइड दीज फैक्टर्स, दीज आर मिसकैरेज। कई बार क्या होता है कि हमारी गलती की वजह से जो फीटस है उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मदर को अबॉर्शन हो जाता है, मतलब बच्चे को अबॉर्शन हो जाता है, नॉट द मदर। अब जब बच्चा अबॉर्ट हो गया, वो दो कारण से हो सकता है। जहाँ तो बच्चा ऑलरेडी एबनॉर्मल था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो उसने अबॉर्शन होना ही था, और ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कुछ गड़बड़ हो गई, वो अबॉर्ट हो गया। एक और जो रिस्क फैक्टर है वो है ट्रॉमा। बिकॉज अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है तो हम फैमिली प्लान करते वक्त भी दिमाग में 100 बार सोचेंगे कि ये चीज़ हमने क्यों की थी। तो वो जो ट्रॉमा है वो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है किसी भी पेरेंट्स की लाइफ में। नो, बैन इन इंडिया, एज आई सेड, amniocentesis has been banned in India in 1994 under the Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act. This was because amniocentesis could reveal the sex of the fetus. Since a girl child is not accepted in many parts of the country, the female fetus is aborted in most of the cases. To stop this, amniocentesis was banned in India. So, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ऐसा स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि 1994 में एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन कर दिया गया। और इवन आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे, अगर आप सेंसस की रिपोर्ट में देखें तो मेल टू फीमेल की रेशियो में बड़ी वेरिएशन आ जाती है। दैट क्लियरली इंडिकेट कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नाउ वी आर गोइंग टू समराइज द ओवरऑल टॉपिक। फर्स्ट, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक डायग्नोस्टिक जेनेटिक टेस्टिंग है ऑफर टू प्रेग्नेंट वुमेन विद ए हाई रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड दोज विद पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू डिटेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन द प्री नेटल
child. Genetic abnormality like Down syndrome, sickle cell anemia, spina bifida, cystic fibrosis etc. प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में हम लोग वुमेन को लेटाते हैं, नीडल को अल्ट्रासाउंड से गाइड करके फीमेल के एब्डोमेन में डाला जाता है, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। उस सैंपल को हम लोग एक ऐसी ट्यूब में डालते हैं जो सनलाइट प्रोटेक्टिव होती है, उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है और कैरियोटाइप स्टडी की जाती है। रिस्क एज वी हैव डिस्कस, मिसकैरेज हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड में लीकेज हो सकती है, इन्फेक्शन और इंजरी टू द बेबी हो सकता है। इसके जो रिजल्ट है वो 3 to 5 डेज में आ सकते हैं और मोस्टली 98 से 99.9% ये एक्यूरेट होते हैं। होवेवर सम एरर भी आ सकते हैं।